So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए और अपनी अपनी सीट्स पर आप बैठ चुके होंगे, अपने कॉपी पेन आपके पास होगा, स्टार्ट होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे बिल्कुल क्लास को स्टार्ट करने के लिए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए फायदेमंद रहने वाली है और कुछ ऐसे टॉपिक्स को जो कि आपको समझने बहुत जरूरी है। तो अपना ध्यान जो है सामने स्क्रीन की तरफ बनाकर रखिएगा। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम आज इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, उसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसकी स्टार्टिंग होती है कहां से? इसकी स्टार्टिंग होती है एक एक्सपेरिमेंट से, एक नाम से जो कि है ओरस्टेड। ओरस्टेड एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अपनी लेबोरेटरी में इलेक्ट्रिसिटी पर कर रहे अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान ये पता लगाया कि अगर वो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से जब वो विद्युत धारा को प्रवाहित कराते हैं, ये स्विच ऑन करा, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ये बल्ब जलेगा एंड इस तरीके से ये रास्ता होगा विद्युत धारा का आएगा, ठीक है। इन्होंने ये बताया जब ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपनी लेबोरेटरी में, तो पास ही इस सर्किट के पास में ही एक कंपास नीडल जो है वो रखी हुई थी, एक कंपास नीडल रखी हुई थी। क्या चीज है ये है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास, इसको हम दिक् सूची भी कहते हैं, दिक् सूची, ठीक है। छोटा सा होता है डायरेक्शन का, दिक् मतलब दिशा, दिशा सूची होता है, बेसिकली दिशा का पता लगाने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। मैग्नेट होता है, इसके अंदर क्या रहता है, चुंबक रहता है, मैग्नेट रहता है। तो ओरस्टेड अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इन्होंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था। इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करी तो पास में रखी एक दिक् सूची की सुई में विक्षेप हुआ, पास में रखी दिक् सूची की सुई में विक्षेप हुआ और इसके बाद आपके पास मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का जन्म हुआ इस चैप्टर का, ठीक है। तो बात यहां से स्टार्ट होती है। ये कहानी आपने 10th क्लास में भी सुनी होगी। 10th क्लास में आपके पास एक चैप्टर था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसी से आगे की बात जो है यहां पर की जा रही है। क्या बात की जा रही है? हमें यहां से ये बात पता लगी थी, एक धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के कारण, अगर मैं किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट इंट्रोड्यूस करा दूं, धारावाही चालक मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। मैं प्रवाहित धारा के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब दो अलग अलग चीजों को जोड़ने वाली बात हो गई। एक तरफ तो हो गई इलेक्ट्रिसिटी, एक तरफ हो गया विद्युत
देखो भाई, ये सर्किट जो है ये इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आप विद्युत परिपथ पढ़ते हो, और ये चुंबक आता है मैग्नेटिज्म के अंदर, चुंबकत्व। तो इन दोनों अलग अलग ब्रांचेस को, इन दोनों जो अलग अलग चीजें हैं, इनको जोड़ दिया था इस प्रैक्टिकल ने, और इस चीज ने और स्टेट के इस स्टेटमेंट ने जो इनका इस एक्सपेरिमेंट के बाद आया, उसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जोड़ दिया। ये बोला कि जब भी किसी कंडक्टर में, जब भी किसी चालक में आप विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक की बात जो है ये हुई थी, और इसके आगे की कहानी जो है अब आपको 12th क्लास में देखनी है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब आगे। हम यहाँ पर बात करेंगे मूविंग चार्जेस की। हम यहाँ पर देखो, चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस। अब मूविंग चार्जेस और हम जो बात कर रहे हैं उसमें कितनी सिमिलैरिटी है, फिर कितना अलग है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप बोलेंगे सर आप तो करंट की बात कर रहे हो, आप तो विद्युत धारा की बात कर रहे हो, तो इस चैप्टर का नाम होना चाहिए था इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, लेकिन विद्युत धारा और चुंबकत्व, है ना। लेकिन यहाँ पर लिखा है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो इन बातों में थोड़ा सा सिमिलैरिटी हमको समझ में नहीं आई, काफी सारे बच्चों को आ गई होगी, लेकिन जिनको नहीं आई उनको हम समझा देंगे। देखो, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। देखो भाई, हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं, वापस से बना लेते हैं अपना एक सर्किट, वापस से बना लेते हैं अपना एक सर्किट। ठीक है, एक रफ सर्किट बना रहा हूं मैं, इसमें कुछ गलती भी हो सकती है, आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। ठीक है, चलिए, कुछ गलती नहीं, मतलब कुछ कमी हो सकती है ना। जैसे ही यहाँ पर हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये बल्ब जलने लगता है। थोड़ा सा अगर बेसिक बात हम समझेंगे, जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, इस सर्किट से, इस परिपथ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर को भागने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन के भागने की विपरीत दिशा में हम लेते हैं धारा की दिशा। मतलब धारा जो है ऐसे बह रही है भाई, इलेक्ट्रॉन जिधर भाग रहे हैं उसके विपरीत जो है धारा की दिशा हम लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं, जो विद्युत धारा की हम बात कर रहे हैं, जो हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, वो क्या इस इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं बनी? क्या इस इलेक्ट्रॉन की गति के कारण नहीं बनी है? हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, क्या हम ये नहीं कह सकते, क्या हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिसिटी का जन्म तब होता है जब विद्युत आवेश जो है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, ये आवेश है। ठीक है, ये आवेश है। तो हम ये नहीं कह सकते कि विद्युत धारा तब जन्म होता है जब एक गतिमान आवेश हमको मिलता है। ठीक है, तो सीधी सी बात हो गई, गतिमान आवेश मतलब विद्युत धारा हो गया, और मैग्नेटिज्म मैंने आपको बताया चुंबकत्व। तो हम जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसको हम मूविंग चार्ज की तरह भी डिफाइन, अरे आप डेफिनेशन याद कीजिए, कक्षा 10 में आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी विद्युत धारा की, वो आपने ये बोला था, विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर। अगर आवेश ही नहीं प्रवाह होगा, आवेश प्रवाह मतलब गतिमान आवेश, आवेश प्रवाह हो रहा है मतलब आवेश गति में है। समझ रहे हैं बात को? तो वही चीज है, विद्युत को हमने जस्ट नाम चेंज कर दिया है, इसको हमने गतिमान आवेश कह दिया है। अगर गतिमान आवेश होगा तो ही विद्युत धारा होगी, क्योंकि विद्युत धारा की परिभाषा होती है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मूविंग चार्ज, द रेट ऑफ मूविंग चार्ज इज कॉल्ड, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको। चैप्टर का नाम मूविंग चार्ज रखा गया है एंड मैग्नेटिज्म रखा गया है, यानी कि अगर किसी चालक में चार्ज मूव करता है, यानी कि आवेश गतिमान होता है, तो उसमें विद्युत धारा जन्म होगा, और विद्युत धारा का जन्म होते ही उसके चारों ओर वो क्या कर लेगा, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर लेगा, और स्टेट के प्रैक्टिकल के, एक्सपेरिमेंट के और उसकी थ्योरी के हिसाब से। यहाँ तक की बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और यहाँ से ये चैप्टर जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पर दो कंडीशन देखिए, दो स्थितियां देखिए, दो परिस्थितियां देखिए। एक मैं कंडीशन ए की बात कर रहा हूं और एक मैं कंडीशन बी की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक मैं कंडीशन ए की बात कर रहा हूं, एक मैं कंडीशन बी की बात कर रहा हूं। ये एक तार है,
ठीक है, इस तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है और ये भी एक तार है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार के बगल में मैंने रख दिया है एक आवेश Q को। ये आवेश Q जो है यहाँ पर है, ये आवेश Q जो है यहाँ पर है। ये वाला आवेश जो है विराम अवस्था में और ये वाला आवेश जो है गतिमान है, ये v वेग से चल रहा है सपोज। ठीक है, हमने इतनी बात करी कि दो कंडीशन आप देखिए, दो तार है, दोनों तार में समान धारा I प्रवाहित हो रही है, उसके बगल में हमने एक Q आवेश को रखा है। एक बार आवेश विराम अवस्था में, ठीक है, और एक बार आवेश गतिमान है। ये दोनों ही सिचुएशन में हमको क्या देखने को मिलता है, यहां पर आवेश Q पर हमको कोई बल लगता हुआ नहीं दिखता, कोई बल नहीं लगता। ठीक है, मतलब Q जहां पर है वो वहीं पर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर ये गति में है तो आवेश के ऊपर हमको बल लगता हुआ दिखता है इस केस में। तो यहां से हमें क्या बात समझ में आई, यहां से हमें ये बात समझ में आई कि जब हम किसी धारावाही चालक तार के पास किसी आवेश को रख देते और वो आवेश जो है गतिमान अवस्था में, वो आवेश रुका हुआ नहीं है, विराम अवस्था में नहीं है, वो चार्ज जो है मूव कर रहा है, मूविंग है। ठीक है, तो उसमें आवेश पर जो है एक बल लगता हुआ दिखता है और ये बल किसके कारण लगता है, ये बल लगता है धारावाही चालक तार के कारण। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस बात को हम अपने वर्ड्स में लिखेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे। क्या लिखेंगे देखियो, धारावाही चालक तार के कारण तार के पास रखे गतिमान आवेश पर बल लगता, नोट डाउन कीजिए इसे। चलिए लिख दिया सबने। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखिए अभी हमने जो चीज डिस्कस करी थी उसमें हमने कहा था कि अगर कोई गतिमान आवेश रहेगा किसी धारावाही चालक तार के नजदीक, ठीक है, तो उस पर क्या है, बल लगता है और ये जो है ये इस तार के चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगता है। किसके कारण लगता है भाई, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो वायर है जब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र भी है। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र भी है। तो इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही इस गतिमान आवेश पर हमको बल लगता हुआ दिखता है। ठीक है, बल लगता हुआ दिखता है। चलिए अब बात ये करेंगे, देखो यहाँ पर जो है गतिमान आवेश की बार बार बात होगी, बार बार सिर्फ गतिमान आवेश की बात होगी। जब आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ था, जब आप 12th क्लास में आए थे, तो वहां पर दो चीज के ऊपर बात हुई थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपने जो सबसे पहली यूनिट पढ़ी थी वो पढ़ी थी स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था कि इस चैप्टर का नाम स्थिर वैद्युतिकी इसलिए है क्योंकि स्थिर का मतलब होता है रेस्ट, मतलब विराम, और वैद्युतिकी मतलब वही आवेश, इन शॉर्ट कहें तो आवेश। तो जब आवेश जो है विराम अवस्था में होगा तो उसको आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ लिया, उससे रिलेटेड जितने भी गुण हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ ली। जब आवेश गतिमान अवस्था में होता है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब गतिमान,
डायनेमिक्स मतलब गतिमान, और इलेक्ट्रो का मतलब किससे है? आवेश से। तो जब आवेश गतिमान होगा तो उसको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो आवेश के यहाँ पर गतिमान होने की ही बातें, जो हम चीज पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आवेश जो है वो गतिमान अवस्था में रहेगा हर वक्त, और हमको उसी के लिए चीजें जो है फाइंड आउट करनी है, चीजें जो है कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर आवेश रुका हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि हम उसको पढ़ चुके हैं अलग जगह पर स्थिर वैद्युतिकी में, इसीलिए हम उसकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे, उसकी बात हम सेपरेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे। ये बात आपके दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए। तो अभी हमने क्या बोला कि अगर कोई धारावाही चालक तार है, उसके पास में मैं कोई गतिमान आवेश को ले आता हूं, तो धारावाही चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेश पर एक बल लगता हुआ दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये बल लगेगा कितना, ठीक है, इस बल का परिमाण क्या होगा, इस बल की मेजरमेंट क्या होगी। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो उसी से संबंधित है, उसी से रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे जो चुंबकीय मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण, और आप जानते हैं क्योंकि ये सदिश राशि है, तो एवं इसके दिशा की गणना हम किस तरीके से करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम इसको किस तरीके से मेजर करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास नाम आता है वो आता है बायोट-सेवर्ट का नियम। बायोट-सेवर्ट का नियम, इसे हम कहते हैं बायोट-सेवर्ट का नियम, ठीक है। बायो-सेवर्ट का नियम इंग्लिश में भी सेम है, ठीक है, नाम हिंदी में भी सेम है, ठीक। बायोट-सेवर्ट नियम के हिसाब से इन्होंने हमें दो चीजें बताई जो कि इस प्रकार से थी। इन्होंने कहा कि अगर मैं कोई सीधा धारावाही चालक तार ले लूं और उसमें मैं विद्युत धारा I प्रवाहित कराऊं, ठीक है। इसके बाद ये मैंने इसकी एकांक लंबाई ले ली, मैंने क्या ले ली, इसकी एकांक लंबाई ले ली। सपोज यहाँ P पर कोई बिंदु है जो कि यहां से थीटा एंगल पर है। कितना एंगल पर है? थीटा एंगल पर है। तो इन सारी चीजों को पॉइंट आउट करते हुए बायोट-सेवर्ट ने जो लॉ दिया, उन्होंने कहा कि इस P बिंदु पर जो इस तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इसकी एकांक लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा, वो तीन बातों पर डिपेंड करेगा। एक तो वो इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, dl के अनुक्रमानुपाती होगा, और साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा, और r स्क्वायर मतलब कि इनके बीच की दूरी अगर r है तो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, उसके वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर मैं इन सारी चीजों को मिला दूं तो ये बन जाएगा b इज प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। और अगर मैं बराबर का साइन लगा दूं, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती नियतांक बता दूं आपको, जो कि होता है μ0/4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये हमारा बायोट-सेवर्ट का नियम है। ये नियम हमको बताता है कि किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं मैग्नीट्यूड को, यानी कि परिमाण को, किसी धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक नई चीज देख रहे होंगे, तो इस नई चीज को हम यहाँ अलग से देखते हैं, इसको अलग से सीखते हैं। ये नई चीज जो है, इस नई चीज इसको हम कहते हैं μ0, जो है μ0 को हम परमिएबिलिटी कहते हैं। μ0 को हम परमिएबिलिटी कहते हैं, ठीक है। चुंबकशीलता कह सकते हैं हम इसे, ठीक है, चुंबकशीलता हिंदी में, ठीक है। तो μ0 इज परमिएबिलिटी, और μ0/4 पाई का जो मान होता है वो होता है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर,
ठीक है, 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। चलिए, तो इतनी बातें हमें यहाँ से समझ में आई है। ठीक है, अब इसमें और कुछ जो हमसे चीजें पूछी जा सकती है वो कुछ इस प्रकार से हैं, छोटी छोटी चीजें बन जाती है बीच से। ठीक है, उनको भी देख लेते हैं। हमसे यहाँ पूछा जा सकता है, हाँ, डायरेक्शन की बात की जा सकती है, दिशा। तो दिशा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसकी डायरेक्शन, ठीक है, हम लोग इसमें दिशा के लिए हम लोग यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करने के लिए हम यहाँ पर कोई सा भी नियम लगा सकते हैं। ठीक है, पेंच का नियम लगा सकते हैं, दाएं हाथ की हथेली का नियम लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो हम यूज कर सकते हैं, डायरेक्शन की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन इसके करेंगे तो वहां पर हम सीखेंगे। यहां पर आपसे मात्रक पूछ ले जाते हैं, किसके? मात्रक। ठीक है, तो सबसे पहले बी का मात्रक, बी का मात्रक, बी क्या है भाई? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक की अगर बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता हमने देखी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम देखें इसका मात्रक, तो इसका मात्रक हमारे पास आता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, जो कि हम इसे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, या फिर हम इसका एक नाम देते हैं टेस्ला। ठीक है, तो इसके तीनों मात्रक हैं। बी के मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी है और टेस्ला भी है। अगर बात करें चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी की बात करें का मात्रक, अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसके मात्रक में हम देख सकते हैं कि म्यू जीरो इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? बी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन आई डी एल साइन थीटा, यही तो आएगा। म्यू जीरो इज इक्वल टू यही तो आएगा, बी इज इक्वल टू क्या था? म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो म्यू जीरो की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी? ये आएगी। अब मैं अगर सबका मात्रक देखता हूँ तो बी का मात्रक क्या है भाई? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, अभी बताया। 4 पाई तो नियतांक है, इसका मात्रक होगा नहीं। आर स्क्वायर का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। यहाँ से आई, और आई का मात्रक अगर मैं देखूं तो एम्पियर होगा, डीएल का मात्रक मैं देखूं तो मीटर होगा, और साइन थीटा तो क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो उसका नियतांक, उसका मात्रक यहाँ पर होगा। देखो मीटर से मीटर स्क्वायर कट गए। ठीक है, तो क्या आ रहा है? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होगा इसका मात्रक। किसका? परमिएबिलिटी का, म्यू का मात्रक। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर समझनी है। जैसे ही आप 12th क्लास में मैग्नेटिज्म में एंटर करते हैं तो आपकी शुरुआत होती है बायोट सेवर्ट के नियम के साथ। बायोट सेवर्ट का नियम ठीक उसी प्रकार से आपके मैग्नेटिज्म में आता है, उसी जगह पर आता है। किसके अंदर बताया? मैग्नेटिज्म के अंदर, मूविंग चार्जिंग मैग्नेटिज्म के अंदर, जहां पर जैसे कि जो कूलाम्ब का नियम है, कूलाम्ब लॉ, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है। ठीक है, और यहां पर कह लीजिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैग्नेटिज्म। तो दोनों ही लॉज जो हैं अपने आप में काफी वैल्यूएबल हैं। दोनों ही लॉज जो हैं वो आपके चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में आते हैं। अगर आपकी इनके ऊपर पकड़ होगी तो आगे के जो जितने भी डेरिवेशंस है, जितने भी हम बातें करेंगे आगे, वो आपके समझ में आ पाएगी। तो यहाँ पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा। ठीक है, और उसका मेजरमेंट देखा हम बायोट सेवर्ट नियम के हिसाब से किस तरीके से उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। डायरेक्शन के ऊपर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को क्लास में करेंगे। जल्दी से आप इन चीजों को नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आए होंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आपने ध्यान से नोट डाउन किया होगा चीजों को। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।